वेलकम क्लास। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, देखिए कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं आपको एक अभी नॉर्मली बता रही हूँ, उसके बारे में डिटेल बाद में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे कि ये न्यूक्लियस है, इसके आगे आपने देखा होगा ये क्या होते हैं, ऑर्बिट्स। ऐसे न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं। सो ऑर्बिट क्या होंगे? ऑर्बिट्स बोलो इनको, या फिर शेल बोलो, या फिर आप इनको बोल सकते हैं कि एनर्जी लेवल। ठीक है, एनर्जी लेवल, द फिक्स्ड पाथ अराउंड न्यूक्लियस इज नोन एज ऑर्बिट, शेल, या फिर आप इसको बोल सकते हैं एनर्जी लेवल्स। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये न्यूक्लियस हो गया है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड ये एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए जो पहला एनर्जी लेवल है इसके लिए हम n की वैल्यू लेते हैं 1। जो सेकंड एनर्जी लेवल है इसके लिए हम लेंगे n की वैल्यू 2। थर्ड के लिए n की वैल्यू 3 लेंगे, और जो फोर्थ एनर्जी लेवल है इसके लिए लेंगे n की वैल्यू 4। ठीक है, अब देखिए अगर n की वैल्यू 1 है यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट है या फिर फर्स्ट शेल है, उसको हम नाम देते हैं के शेल। पहला शेल क्या है? के शेल। जब n की वैल्यू 2 यानी कि सेकंड शेल, उसका नाम होता है एल शेल। थर्ड को बोलते हैं हम एम शेल, एंड n इज इक्वल टू 4 यानी कि जो फोर्थ एनर्जी लेवल है उसको हम नाम दे देते हैं एन शेल। के एल एम एन ओ पी ऐसे चलता रहता है। ठीक है, अब देखिए ये तो बात हो गई कि शेल क्या है। ये जो ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं इनको ही हम शेल बोलते हैं। अब देखिए शेल है, इसके अंदर भी इसके पार्ट होते हैं, उनको हम कहेंगे सब शेल। ठीक है, के शेल में सब शेल होते हैं, एल में भी होंगे, मतलब जितने भी शेल हैं उनमें सब शेल भी प्रेजेंट होते हैं। और वो सब शेल कौन कौन से होंगे? सब शेल ये देखो एस होते हैं, पी होंगे, डी और एफ। ठीक है, आगे भी हो सकता है एफ जी एच, लेकिन हमारा तक बस एफ तक चल जाता है। ठीक है काम, तो ये जी एच का लिखो या ना लिखो एक ही बात होगी। तो एस पी डी एंड एफ। यहाँ से आप ध्यान रखना कि ये सब शेल हो गए। आपने बचपन में एक शो देखा होगा एसपीडी पावर रेंजर, तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं कि सब शेल कौन कौन से होंगे, एसपीडी एफ होंगे। ठीक है, एसपीडी पावर रेंजर से आप याद करना है इनको। ओके, अब देखिए जो पहला शेल है यानी कि n इज इक्वल टू 1, इसके पास एक सब शेल होता है, दूसरे वाले के पास 2 सब शेल होंगे, तीसरे ऑर्बिट के पास 3 सब शेल होंगे, फोर्थ ऑर्बिट के पास 4 सब शेल होंगे। ठीक है, इसमें यहाँ लिख देती हूँ, जो पहला शेल है यानी कि के शेल, इसमें एक शेल होगा यानी कि एस। ओके, सेकंड है हमारे पास एल शेल, इसमें 2 होंगे, 2 कौन से होंगे? एस और पी। तीसरे के लिए 3 सब शेल होंगे, एस पी डी, और जो फोर्थ ऑर्बिट है इसमें होंगे एस पी डी और एफ। ठीक है, पहले वाले के पास कितने सब शेल हैं? एक शेल है, उसका नाम क्या है?
सब शेल का नाम है एस, दूसरे वाले के पास एस और पी है, तीसरे वाले के पास एस पी डी है और फोर्थ वाले के पास है 4 एस पी डी और एफ। ठीक है, अब देखो ये न्यूक्लियस हो गया हमारा। ठीक है, अब न्यूक्लियस से जब हम बाहर की साइड जा रहे हैं, यानी कि पहला आया है यहाँ पर, ठीक है, एक सब शेल ऐड हो गया। अब दूसरे पे जाएंगे तो उसमें एक सब शेल और ऐड कर दो, तीसरे वाले के पास जा रहे हैं तो उसमें एक सब शेल और ऐड कर दिया, और फोर्थ ऑर्बिट पे आ गए हैं तो एक सब शेल और ऐड कर दिया है। ठीक है, ऐसे आपको ये ध्यान रहेगा। जैसे कि जो ये सब शेल है, ठीक है, अब तो आपको तो ये पता चल गया कि एस पी डी और एफ ये 4 सब शेल है, लेकिन आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये जो एस है ये कौन से वाले शेल का सब शेल है? तो इसके लिए हम यहाँ पर देखो पहला लिखा रखा है यहाँ पर एस, ठीक है, और ये एस कौन से शेल का सब शेल है? फर्स्ट वाले का है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। ठीक है, सेकंड है हमारे पास एस पी कौन से शेल का है? सेकंड शेल का है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। ठीक है, ये 1 और 2 जो ये नंबर होते हैं ये से हमें पता चलता है कि ये कौन सा शेल का सब शेल है। अब देखो 3 है, थर्ड शेल के लिए हम यहाँ पर 3 लिख देंगे ताकि इनकी पहचान बन जाए। अब देखो यहाँ पर फोर्थ है तो 4 लिख देंगे यहाँ पर आगे, एस पी डी और एफ के आगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखो जो साउथ जो स्कूल होते हैं उनमें ऐसा होता है जैसे कि 2 बच्चे का नाम है, जैसे सचिन है, 2 बच्चों का नाम, ठीक है, सचिन और सचिन, ये 2 बच्चे हैं एक ही क्लास में, तो क्या है कि टीचर ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, जो टीचर होते हैं स्कूल के साउथ साइड में, जैसे उसके पापा का नाम है, सचिन के पापा का नाम है जैसे कि हर्ष, ओके, दूसरा सचिन है उसके पापा का नाम है जैसे विनोद, तो इस सचिन के आगे हम इसके पापा का जो फर्स्ट लेटर है उसको लिख देंगे। ठीक है, एच सचिन, और जो दूसरा सचिन है उसके लिए लिख देंगे हम यहाँ पर वी सचिन। ठीक है, और जो ये कॉन्सेप्ट जो है ऐसे बच्चे के नाम के आगे पापा के जो फर्स्ट लेटर का नाम जो लिखते हैं वो ऑलमोस्ट सभी बच्चों के लिए होता है। ठीक है, साउथ साइड में ऐसा नहीं है कि एक ही बच्चों के लिए जिनका नाम सेम हो, ये बस मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो एस पी डी और एफ जो सब शेल है उनको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये कौन से शेल का है, इसके लिए हम यहाँ पर नंबर लिख देते हैं। ठीक है, फर्स्ट का मतलब हो गया कि फर्स्ट शेल का है, जैसे कि आपको मैंने लिख दिया यहाँ पर कि 4s और 3s में क्या डिफरेंस है बताओ। अब ये s सब शेल है और ये s सब शेल कौन से शेल का है? फोर्थ का है, और ये वाला s कौन से का है? थर्ड सब शेल का है, सॉरी थर्ड शेल का है ये। ठीक है, और अब जैसे एक टर्म और होता है ऑर्बिटल, देखो मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको रब कर देती हूँ। ठीक है, इस डेफिनेशन को, तो देखो 3 टर्म है हमारे पास, शेल, सब शेल और ऑर्बिटल। ठीक है, शेल तो ये हो गए हैं, ये न्यूक्लियस है, और ये जो अराउंड इसके अराउंड जो ये फिक्स्ड पाथ है इनको हम बोलते हैं शेल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड ये ऑर्बिट्स प्रेजेंट है, इनको हम बोलते हैं शेल। ओके, इन शेल में कुछ सब शेल प्रेजेंट होते हैं और वो कौन कौन से हैं? एस पी डी और एफ। ओके, और ये ऑर्बिटल्स सब शेल के पार्ट हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ना, शेल है पहले तो उसके अंदर है सब शेल, और ये सब शेल में ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स वो होते हैं जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो।
देखिए अब ये है एस सब शेल, इसके पास एक ऑर्बिटल होती है, ठीक है। ये जो डब्बा है ना, ये डब्बा है ऑर्बिटल, ओके। पी के पास होते हैं तीन ऑर्बिटल हो गए हैं। डी के पास होते हैं 5 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल। और एफ के पास होते हैं 7। सेवन ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखना। ये आपको समझ में आ गया ना कि सब शेल कौन कौन से हैं, 1s 2s 2p क्यों लिखते हैं हम यहाँ पर, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये जो पर्टिकुलर सब शेल है ये कौन से शेल का है, ओके। अब देखिए पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो पहले समय में ये एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो देखो ये जो ट्यूब गिवन है आपको, इसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब का यूज़ किया गया था, ठीक है। और ये जो ट्यूब है इसको वैक्यूम पंप से जो जितने भी एयर प्रेजेंट थी वो सारी निकाल दी गई है, ठीक है। ताकि हम अपने जो हमारा जो मन करे उस वो वाली गैस को यहाँ पर इसमें फिल कर सकें। और यहाँ पर 2 प्लेट्स लगाई गई थी, एक कैथोड और एक एनोड, और उसको कनेक्ट कर दिया है एक हाई वोल्टेज बैटरी से। और इसका कितना वोल्टेज था, 10,000 वोल्टेज, ठीक है। अब देखिए जैसे कुछ भी, जैसे ये एक कंटेनर है जैसे, ठीक है। इसको हमें वैक्यूम पंप से पंप कर दिया है ताकि इसमें कोई भी एयर प्रेजेंट ना हो। पहले तो इसमें हवा थी, ठीक है। वैक्यूम करने के बाद यहाँ पर कुछ भी हवा नहीं रहेगी। अब इसमें हमारा जो मन करेगा उस गैस को हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं और उसकी जो भी हमें स्टडी करनी है उसको कर सकते हैं आसानी से। इसलिए वैक्यूम पंप से इसको वैक्यूम क्रिएट किया गया है इस डिस्चार्ज ट्यूब में, ठीक है। अब देखिए वैक्यूम तो हो गया है, अब इसके अंदर डाली गई हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इसके अंदर फिल्ड है, हाई वोल्टेज है, तो गैस क्या हो जाएंगी, गैस में जो बॉन्ड है H2 बॉन्ड, यानी कि कैसा होगा ये H और H, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में ये बॉन्ड होगा। ये हाई वोल्टेज बैटरी की वजह से ऐसे ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये एक सिंगल H बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि हाई वोल्टेज है तो यहाँ तक नहीं बचेगा सिर्फ प्रोसेस, ठीक है। जो हाइड्रोजन है इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, H पॉजिटिव बच जाएगा और इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन है वो कैसा हो गया है, आयोनाइज हो गया है। हाइड्रोजन इज आयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड मतलब कि आयंस में टूट गया है, H पॉजिटिव आयन एंड ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं ना, नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं। तो ये कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करेंगे, क्योंकि एनोड है पॉजिटिव और कैथोड है नेगेटिव, तो नेगेटिव पार्टिकल्स एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं। अगर कैथोड से जा रहे हैं तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की रेज हैं उनको हम बोलेंगे कैथोड रेज। कैथोड रेज क्यों बोला गया है, क्योंकि ये कैथोड से निकल रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपको पता चला कि जो एक नेगेटिव पार्टिकल है उसका नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया गया। अब सेम बात प्रोटॉन के लिए होगी।
अब देखो कुछ भी चीज़ अगर न्यूट्रल है, न्यूट्रल में से आपको ये पता चल गया कि हाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव पार्टिकल्स एनोड की तरफ आए हैं, लेकिन इसी से आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी रहा होगा उसके अंदर, ठीक है। कुछ भी जो बॉडी है वो अगर वो न्यूट्रल है और इसमें से नेगेटिव पार्टिकल्स निकाल दिए हैं तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी तो बचेगा। तो उन स्टडीज़ के लिए ये जो कैथोड है यहाँ पर इस प्लेट को परफोरेटेड कर दिया गया, ठीक है। परफोरेटेड मतलब कि कुछ ऐसे झक्के कर दिए गए, होल्स कर दिए गए, और इन होल्स को बोला जाता है कैनाल, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो एनोड है, एनोड से जाएंगे कुछ पार्टिकल्स कैथोड की तरफ, ठीक है। और ये वाला जो सरफेस है यहाँ पर लगा दिया गया है फोटोग्राफिक फिल्म, ताकि जो ये पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं इस कैनाल को यानी कि इन होल्स को पास करके यहाँ जब टकराएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसे स्पार्कल मिलेगा, ताकि हमें पता चल जाएगी यहाँ पर कुछ ना कुछ रिमेनिंग पार्ट है जो कि पॉजिटिव है नेचर में, ठीक है। पॉजिटिव है तभी तो वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो देखो गैस कौन सी थी, प्रोटॉन में भी इसके हाइड्रोजन का ही रोल था, क्योंकि प्रोटॉन आपको पता ही कि क्या होगा, प्रोटॉन होता है H पॉजिटिव, H पॉजिटिव को तो प्रोटॉन बोलते हैं। अगर H पॉजिटिव को प्रोटॉन बोलते हैं तो जाहिर सी बात है कि गैस कौन सी यूज़ की गई होगी, हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस है, हाई वोल्टेज बैटरी है, तो H और H का बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, सिंगल हाइड्रोजन बच गया है, ये भी आयनाइज हो जाएगा, H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा। अब देखो ये जो H पॉजिटिव है इसको ही बोला जाता है प्रोटॉन, ठीक है। ऐसे डिस्कवरी हुई है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, और जो प्रोटॉन की बीम ऑफ कलेक्शन या फिर कलेक्शन ऑफ प्रोटॉन को हम बोलते हैं। अब देखो एनोड से कैथोड की तरफ आ रही है ना, एनोड से आ रहा है तो इनको बोलेंगे हम एनोड रेज, और ये इन छोटे छोटे होल से पास कर रहा है यानी कि कैनाल से पास कर रहा है, तो इनको हम कैनाल रेज भी बोल देते हैं, प्रोटॉन के कलेक्शन को, ठीक है, कैनाल रेज। तो इनको आप नोट करो, फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ऐसी सिमिलैरिटी जो डिस्कवरी हुई है प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की, इन डिस्कवरी में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ थी और कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। अब देखो कुछ सिमिलैरिटीज़ देखते हैं। पहली सिमिलैरिटी है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इन दोनों में ही डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की गई थी। डिस्चार्ज ट्यूब इज यूज्ड। प्रोटॉन्स में भी सेम आएगा, डिस्चार्ज ट्यूब इज यूज्ड। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो वोल्टेज था वो कितना था, 10,000 वोल्टेज, 10,000 वोल्ट। यहाँ पर भी सेम आएगा, ठीक है, सेम यानी कि यहाँ पर भी 10,000 वोल्ट की बैटरी ली थी। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, अब देखो जो वोल्टेज है वो इतना ज़्यादा क्यों लिया गया, ताकि जो गैस है वो आयनाइज हो सके, ठीक है, ताकि गैस आयनाइज हो सके। यहाँ पर भी सेम रीज़न है, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। थर्ड है हमारे पास, देखिए अगर कुछ भी जैसे H2 है हमारे पास, ठीक है, H2 को हमने ऐसे ब्रेक किया, H को ब्रेक किया, H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखो हमें इलेक्ट्रॉन मिल गया है,
ठीक है। चाहे ऑक्सीजन लें, ऑक्सीजन देखो अब O2 लेंगे, ठीक है, ये बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन है, यहाँ से पॉजिटिव और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल गए, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन मिले हैं, हाइड्रोजन गैस हो तब भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यानी कि क्या हुआ, कोई भी गैस हो उन सब में इलेक्ट्रॉन ही मिलेगा, यानी कि सेम रिजल्ट मिलेगा हमको, ठीक है। एनी गैस, कोई भी गैस ले सकते हैं, एंड रिजल्ट इज सेम फॉर ऑल। ठीक है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल के लिए लिख भी लो, H2 है, जैसे H2 गैस है तो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H और H में बॉन्ड ब्रेक हुआ, H हाइड्रोजन बच गया, यहाँ पर H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन बच गया, ठीक है। इधर ऑक्सीजन है, जैसे यहाँ पर O2 बॉन्ड होगा, ऐसे O2 है ना, ये डबल बॉन्ड है तो ये ऐसे ब्रेक होंगे, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर O है, यहाँ से 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर रिजल्ट क्या मिला है आपको, सेम मिला है, इलेक्ट्रॉन ही मिला है। ऐसा तो नहीं है कि हाइड्रोजन के जो नेगेटिव पार्टिकल है इनको तो इलेक्ट्रॉन बोल दिया और जो ऑक्सीजन है इसके नेगेटिव पार्ट को हम कुछ और बोल रहे हैं, ऐसा तो कुछ पॉसिबल नहीं है, इनको हम इलेक्ट्रॉन ही बोलते हैं। तो इससे आपको पता है कि जो रिजल्ट है वो सेम होगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटॉन के लिए, देखो थर्ड पॉइंट है इसका, here the results are not same, not same। अब देखो हम H2 गैस है, यहाँ पर H और H, ठीक है, ये बॉन्ड है, इसको तोड़ा गया, हाइड्रोजन है, इसको आयनाइज करेंगे, H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन में टूटेगा ये, ठीक है। अब देखो ये H पॉजिटिव जो है इसको हम बोलते हैं प्रोटॉन, और जैसे दूसरी गैस है ऑक्सीजन की, ठीक है, O2 है, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन जब आयनाइज हो जाएगा O2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जब निकल गए, ठीक है। अब इसको हम प्रोटॉन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कैटायन, कि ये ऑक्सीजन का कैटायन है, ठीक है। यहाँ देखो ऑक्सीजन हो चाहे हाइड्रोजन हो चाहे कोई सी भी गैस हो, उन सब में इलेक्ट्रॉन ही बोलेंगे इनको, नेगेटिव पार्टिकल को। लेकिन जो ऑक्सीजन है यहाँ पर और हाइड्रोजन है, इसमें जो पॉजिटिव पार्ट है उसको हम हर जगह तो प्रोटॉन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन सिर्फ हाइड्रोजन के लिए बोला जाता है, और जो बाकी के गैस हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं कैटायन वर्ड, ठीक है। अगला पॉइंट है नेगेटिव पार्टिकल्स को हमने बोला इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव पार्टिकल्स को क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव, सॉरी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिख लो, ठीक है, कलेक्शन ऑफ नेगेटिव पार्टिकल या फिर कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनको हम क्या बोलते हैं, कैथोड रेज, क्योंकि ये कैथोड से एनोड की तरफ ट्रैवल करती है, क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं, ठीक है। और प्रोटॉन में देखिए पॉजिटिव, जो पॉजिटिव particles in case of पॉजिटिव पार्टिकल इन केस ऑफ हाइड्रोजन, इनको हम बोलते हैं प्रोटॉन, और बाकी जो गैस हैं अदर गैस, उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं कैटायन, ठीक है। एंड कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स इज नोन एज पॉजिटिव
पार्टिकल्स का जो कलेक्शन होता है उनको हम बोलते हैं एनोड रेज या फिर कैथोड रेज, सॉरी कैनाल रेज, क्योंकि ये जो स्मॉल होल्स होते हैं उनसे पास होकर आती है। इनको एनोड रेज बोलेंगे या फिर कैनाल रेज, ठीक है। अब देखो ये जो एनोड और कैनाल है ये सभी के लिए वैलिड होंगे ये, ठीक है। और जो ये पॉजिटिव पार्टिकल है हाइड्रोजन के केस में बोलेंगे हम इनको प्रोटॉन, और जो बाकी गैस है उनके लिए हम कैटायन वर्ड यूज करेंगे। अगला पॉइंट है सिंबल क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, ई से डिनोट करते हैं हम, और जो प्रोटॉन होता है इनका सिंबल होता है पी, ठीक है। नेक्स्ट है चार्ज। चार्ज यहाँ पर रिलेटिव तो ले लेते हैं -1, और वैसे फिक्स्ड क्या होता है इनका, फिक्स्ड होता है 1.6, नेगेटिव लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन के लिए लेंगे हम यहाँ पर जो चार्ज है, चार्ज होगा यहाँ पर पॉजिटिव का साइन लगाएंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और ये आपको पता है ना कि एनोड रेज इनको क्यों बोला गया है, क्योंकि ये एनोड से कैथोड की तरफ आती हैं, ठीक है। एनोड से आ रही हैं तो इनको बोला गया है एनोड रेज। और ये जो इलेक्ट्रॉन के जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैथोड से एनोड की तरफ आते हैं तो इनको बोला जाता है कैथोड रेज। अब देखो अगला पॉइंट है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंडिपेंडेंटली नहीं एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनको सहारा चाहिए, अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब देखो ये एक एटम है, यहाँ पर बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, और बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रोटॉन के साथ ही रहते हैं, ऐसा नहीं कि अलग से एग्जिस्ट कर रहे हैं, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन की ज़रूरत होती है और प्रोटॉन्स को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो प्रोटॉन भी कैसे होंगे, अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि जो इलेक्ट्रॉन का जो रे होती है, यानी कैथोड रे हो गई, और प्रोटॉन के लिए हम क्या बोलेंगे, एनोड रेज। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। और प्रोटॉन में भी सेम होगा, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट कि जो मास है इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले देखो प्रोटॉन का देख लो, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। और जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो होता है 1/1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इन बातों का आप ध्यान रखना।
यहाँ पर वैसे इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख ही लेते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये kg में लिखा है मैंने। और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और एक पॉइंट और है, जैसे इलेक्ट्रॉन में आपने देखा था मैंने ये डिस्चार्ज ट्यूब बनाई थी ऐसे करके, ठीक है। तो इधर मैंने कुछ ऐसे फोटोग्राफिक प्लेट के बारे में बताया था कि आपको यहाँ पर कैथोड है और यहाँ पर होल्स है, और यहाँ से एनोड से जब ऐसे रेज आ रही हैं पॉजिटिव पार्टिकल्स की, तो वो इन कैनाल को यानी कि इन होल्स को पास करके इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ऐसे टकराएंगे, तो यहाँ पर स्पार्कल इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। तो सेम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन के लिए भी देखा जाता है और प्रोटॉन के लिए भी। तो यहाँ लिखेंगे इफेक्ट क्या है। इफेक्ट देखने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट, और प्रोटॉन में भी सेम पॉइंट आएगा, ठीक है। ये जो इफेक्ट वाली लाइन है यहाँ पर सेम लिख लेना। देखो अब अगला पॉइंट है E/m रेशियो, ठीक है। अगला पॉइंट किसके बारे में है? स्पेसिफिक चार्ज के बारे में। स्पेसिफिक चार्ज। अब देखो जो स्पेसिफिक वर्ड है इसका मतलब है डिवाइड में क्या आएगा? मास आएगा, ठीक है। यानी कि चार्ज डिवाइडेड बाय मास। चार्ज अपॉन मास का जो रेशियो है वो देखते हैं इलेक्ट्रॉन में। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन का मास क्या आएगा? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये आता है 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg, ठीक है। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिख देते हैं 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg, ठीक है। ये तो आ गया है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। इसमें E/m रेशियो। E मतलब क्या है? चार्ज, और m मतलब है मास, ठीक है। ये रेशियो प्रोटॉन के लिए, अब देखो प्रोटॉन के लिए तो हमने नॉर्मल लिख देंगे, ठीक है। लेकिन E/m रेशियो फॉर कोई भी गैस, ठीक है, लाइक एनी गैस, कोई भी गैस है तो उसमें हम लेंगे चार्ज ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ, सॉरी मास लेंगे ना नीचे, तो नीचे लेंगे मास ऑफ दैट गैस, ठीक है। अब देखिए लेकिन हमें प्रोटॉन की बात करनी है। प्रोटॉन के लिए चार्ज क्या होता है? चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम डिवाइडेड बाय प्रोटॉन का मास क्या होगा? 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये आएगा अराउंड 0.975 इंटू 10⁸ कूलम पर kg। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख देते हैं 1 इंटू 10⁸ कूलम पर kg, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ज़्यादा ज़ीरो है, यहाँ पर कम ज़ीरो है, ठीक है, कंपैरिजन में। इसका मतलब ये हुआ कि जो E/m रेशियो है इलेक्ट्रॉन का वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू E/m रेशियो ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। यहाँ पर ये मास ऑफ कैटायन ही आएगा, ठीक है। चार्ज ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कैटायन, ये तो बात तो हो गई कोई भी गैस की।
ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन के केस में प्रोटॉन होता है कैटायन। हाइड्रोजन के केस में कैटायन को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं ना। कैटायन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का E/M रेशियो ये आता है, और ये इसकी कंपैरिजन हो गई कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका E/M रेशियो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास देखो, जो इलेक्ट्रॉन का E/M रेशियो है, E/M रेशियो ऑफ कैथोड रेज, ये कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। और ये कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि सारे के पार्टिकल्स, जो भी नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, वो सारे कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन ही है वो सारे, ठीक है। लेकिन जो E/M रेशियो ऑफ एनोड रेज होता है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि E/M रेशियो ऑफ एनोड रेज वो कैसा होगा? नॉट फिक्स्ड, ठीक है, नॉट फिक्स्ड। क्योंकि जो यहाँ पर पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं वो तो गैस के ऊपर डिपेंड करेंगे। पॉजिटिव पार्टिकल्स क्या करते हैं? डिपेंड ऑन गैस। जैसे हमने ऑक्सीजन ले लिया तो O पॉजिटिव कैटायन बन गया, ठीक है, O2 पॉजिटिव, O पॉजिटिव। और जैसे कि H2 गैस ले ली हमने, हाइड्रोजन, तो यहाँ पर H पॉजिटिव आ गया, ठीक है। नाइट्रोजन के लिए अलग होगा, सभी गैस के लिए अलग अलग कैटायन है। इसीलिए जो एनोड रेज का E/M रेशियो है वो फिक्स नहीं होता है, क्योंकि जो अलग अलग, जैसे कि वो है, जैसे ऑक्सीजन गैस ले ली, ठीक है हमने, तो इसका चार्ज अलग होगा, ठीक है, इसका मास अलग होगा। और दूसरी गैस ले ली जैसे हमने नाइट्रोजन, इसके लिए भी चार्ज अलग होगा और जो मास है वो भी अलग होगा, ठीक है। इसलिए जो एनोड रेज होते हैं उनका E/M रेशियो कैसा होता है? नॉट फिक्स्ड। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि E/M रेशियो ऑफ प्रोटॉन कैसा होगा, बताओ। प्रोटॉन का E/M रेशियो फिक्स होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये एक पर्टिकुलर गैस के बारे में बात की गई है, यानी कि हाइड्रोजन की बात की गई है यहाँ पर, तो ये फिक्स ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मूविंग मास इज इक्वल टू m0 अपॉन √1 - v² c², ठीक है। अब यहाँ पर m0 तो है मूविंग मास, सॉरी रेस्ट मास, m0 क्या है? रेस्ट मास। v है यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो गई। c है यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आपको पता ही है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ठीक है। अब देखिए पॉइंट ये है, वोल्टेज देखो क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर वोल्टेज होता है 10,000 वोल्ट, ठीक है। अगर हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे, वोल्टेज इंक्रीज किया तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी पार्टिकल की, ठीक है। वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो यहाँ पर 1 में से माइनस करेंगे इसको, तो ये जो नीचे का टर्म है डिनोमिनेटर, ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। वेलोसिटी इंक्रीज हुई है वोल्टेज इंक्रीज करने पर। अब देखिए यहाँ पर मूविंग मास और ये नीचे का जो टर्म है ये कैसे है? इन्वर्स रिलेशन में है। तो ये जो टर्म जो है नीचे वाला, ये पूरा टर्म डिक्रीज हुआ है, तो मूविंग मास क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर से बताते हैं आपको, जो
वोल्टेज है उसको इंक्रीज करने पर वेलोसिटी इंक्रीज होगी। वेलोसिटी इंक्रीज होने पर ये जो नीचे का टर्म है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये अंडर रूट, ये पूरा टर्म डिक्रीज होगा। ये डिक्रीज होने पर मूविंग मास इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ई बाई एम रेशियो जो होता है स्पेसिफिक चार्ज, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखो मूविंग मास इंक्रीज हो गया, ठीक है, ये मूविंग मास ही है, ये इंक्रीज हुआ, तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि वोल्टेज इंक्रीज करने पर स्पेसिफिक चार्ज पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, इट डिक्रीजेस। सेम यहाँ पर भी बात आएगी, ये आप सेम यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। ये जो टॉपिक मैंने लिखा है यहाँ पर वोल्टेज से, ये यहाँ पर ये सेम आएगा कि वोल्टेज इंक्रीज करने पर स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। स्पीड बढ़ गई है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और ये मूविंग मास इंक्रीज करेगा। मूविंग मास इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, जो ई बाई एम रेशियो है यानी कि स्पेसिफिक चार्ज, वो क्या करेगा, डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज। अगला पॉइंट है हमारे पास ई अपॉन एम रेशियो यानी कि स्पेसिफिक चार्ज डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कैथोड एंड एनोड। एनोड और कैथोड किसी भी मटेरियल का बना हो उसके ऊपर ई बाई एम रेशियो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो चाहे इलेक्ट्रॉन का हो या फिर प्रोटॉन का हो। तो यहाँ पर भी सेम पॉइंट आएगा कि जो ई बाई एम रेशियो है डू नॉट चेंज, डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ कैथोड एंड एनोड। नेक्स्ट है हमारे पास ई अपॉन एम रेशियो इज ई अपॉन एम रेशियो डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। कोई भी गैस हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है ई अपॉन एम रेशियो। इलेक्ट्रॉन के केस में चाहे हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, चाहे कोई भी गैस हो, उनमें सब में क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा ना, नेगेटिव पार्टिकल। इसलिए ई अपॉन एम रेशियो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जो ई अपॉन एम रेशियो होता है, रेशियो ऑफ एनोड रेस, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। हाइड्रोजन है, जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, तो अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन में तो H पॉजिटिव मिल जाएगा, यहाँ पर मिलेगा आपको ऑक्सीजन का कैटायन, नाइट्रोजन में मिलेगा आपको नाइट्रोजन का, ठीक है, और इन सब का मास अलग अलग होगा। तो इसलिए ई अपॉन एम रेशियो डिपेंड करता है कि नाइट्रोजन है गैस या फिर ऑक्सीजन है या फिर हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के लिए अलग ई अपॉन एम रेशियो होगा, ऑक्सीजन के लिए अलग होगा और नाइट्रोजन के लिए भी अलग होगा। यहाँ पर ई अपॉन एम रेशियो ऑफ क्या है, कैथोड रेज। ई अपॉन एम रेशियो ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। अब हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी देख ली थी, अब हम न्यूट्रॉन के बारे में देखते हैं। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक रिजल्ट ये देखा था
कि जो एटम का मास है, मास ऑफ एटम, वो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का मिला के उससे भी ज़्यादा आ रहा था। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का मास है और प्रोटॉन का मास, इन दोनों का जब मास मिलाया गया, मतलब जोड़ा गया, तो उससे काफ़ी ज़्यादा एटम का मास आ रहा था। तो इससे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि कुछ ना कुछ और पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है एटम में, जो कि एटम का मास को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला था कि वो पार्टिकल क्या है, न्यूट्रॉन है। तो देखिए, जो बोरॉन है और अल्फा पार्टिकल है, इनका बॉम्बार्डमेंट कराया गया, यानी कि अल्फा पार्टिकल और बोरॉन को आपस में टकराया गया, उससे एक एटम मिला हमको और दूसरा पार्टिकल मिला हमको न्यूट्रॉन। ठीक है, अब देखिए, आपको पता है कि हीलियम क्या होता है। हीलियम होता है 2He4। ठीक है, ये न्यूक्लियस है यहाँ पर, और यहाँ पर चार्ज हो गया है इसका। ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसकी ऑर्बिट, और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि He, यहाँ पर 2 लिखते हैं, यहाँ पर 4 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो, ये 2 क्या है, एटॉमिक नंबर है ये, और ये 4 क्या है, एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, प्रोटॉन होता है। ठीक है, और एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का कोई जिक्र नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इनको निकाल देते हैं, ठीक है, यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं। यहाँ पर ये सिर्फ न्यूक्लियस बच चुका है, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, इनको हम हीलियम एटम से यहाँ से निकाल दिया है। ठीक है, यहाँ पर He2 और यहाँ पर ये 4 ही लिखा जाएगा, क्योंकि देखो, जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। और आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो क्या है, इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट होते हैं, बाहर तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल दिया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो इस न्यूक्लियस के अंदर है, यहाँ पर भी एक न्यूक्लियस बचा है, और न्यूक्लियस में क्या है, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है उनको निकाल दिया गया है, तो यहाँ पर एटॉमिक जो नंबर है वो भी 2 ही रहना है, क्योंकि हमने प्रोटॉन नहीं निकाला। और दूसरा क्या है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ है, इस न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर एटॉमिक मास भी 4 आएगा, तो इसके लिए 2He4 है, और यहाँ पर हम 2 पार्टिकल को निकाल दें, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, तब भी 2He4 होगा। और देखो, जब हीलियम एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, जो ये रिमेनिंग पार्ट बच गया, इसको ही हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक है, यही अल्फा पार्टिकल होता है। तो आपको ये समझ में आया। बोरॉन देखो क्या होगा, बोरॉन का 5 एटॉमिक नंबर होता है, 11 मास नंबर। अल्फा पार्टिकल के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2He4, और इनसे हमको मिलेगा, अब देखो, जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के लिए मास होगा 1, और जो चार्ज होता है वो 0 होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, यहाँ पर हमको देखो, 11 और 4 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पर लिख दिया हमने, तो कितने बच गए हैं, 14 बच गए हैं, यानी कि 14
मास होना चाहिए, और 14 मास किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है। ठीक है, अब ऐसे नहीं सोचना है कि कार्बन 14 भी होता है, क्या हम यहाँ पर कार्बन 14 ले सकते हैं? तो यहाँ पर कार्बन 14 नहीं लेंगे क्योंकि वो आइसोटोप हो चुका है, लेकिन हमको यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल वाले लिखने हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का 14, और यहाँ पर देखो 5 और ये 7, 7 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर ये 0 आएगा। ठीक है, और इस पार्टिकल को ही हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन। तो ऐसे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी बोरॉन और अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करा के। तो आप इनको नोट करो, फिर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों का कंपैरिजन देखेंगे, चार्ज और मास और E/m रेशियो। ठीक है, रिलेटिव मास, रिलेटिव चार्ज, सिंबल्स। अब देखो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है। सिंबल, इलेक्ट्रॉन का सिंबल E नेगेटिव, प्रोटॉन के लिए P पॉजिटिव और H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन के लिए N। चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है माइनस है, ये नेगेटिव साइन होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन के लिए यहाँ पर सेम चार्ज होगा, बस पॉजिटिव साइन आ जाएगा। न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, तो वहाँ पर 0 चार्ज होगा। रिलेटिव चार्ज की बात की जाए तो रिलेटिव चार्ज होता है चार्ज अपॉन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो ये होगा -1 इलेक्ट्रॉन के लिए, +1 प्रोटॉन के लिए और न्यूट्रॉन के लिए 0 होता है। मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31 kg, एक kg में है, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में कभी कभी ग्राम भी दे देते हैं, तो आप ध्यान रखना कि ये kg में है, kg को आप कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम में। प्रोटॉन का होता है 1.6724 × 10⁻27 kg, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में थोड़ा सा फर्क होता है मास में, यहाँ पर 724 है, यहाँ पर है 754। ठीक है, बाकी सब सेम है। रिलेटिव मास होता है मास ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के केस में होगा 1/1837, प्रोटॉन के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1 और न्यूट्रॉन के लिए भी अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है। तो देखो ये क्वेश्चन आपके पास दो, कैलकुलेट E/m रेशियो ऑफ गिवन स्पीशीज। अब देखो जब E/m रेशियो कैलकुलेट करना होता है, इसमें हम लेते हैं रिलेटिव मास एंड रिलेटिव चार्ज। ठीक है, रिलेटिव चार्ज लेंगे और रिलेटिव मास लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पूरा लिख रहे हैं कि 1 ऐसे 9.1 × 10⁻31 kg मास ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, सिर्फ रिलेटिव चार्ज और मास लेना है इसमें। जो देखो पहला है आपके पास प्रोटॉन, प्रोटॉन के पास चार्ज क्या होगा? 1। ठीक है, पॉजिटिव साइन है ना, यहाँ पर 1 चार्ज, और मास भी 1 होगा यहाँ पर, तो ये आ गया 1। नेक्स्ट है हमारे पास He2 पॉजिटिव। अब देखिए He2 पॉजिटिव यानी अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? 2He4 और इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो चार्ज हो गया है आपके पास 2 और जो मास है वो क्या है? 4, तो ये आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो होगा 1 और जो इसका मास होता है रिलेटिव मास वो होगा 1/1837, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 7, ये 1837 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बेरिलियम 2 पॉजिटिव। तो बेरिलियम क्या होता है? इसके पास होगा 4 और यहाँ पर 9, तो चार्ज क्या है यहाँ पर? 2 और मास क्या है यहाँ पर? मास है यहाँ पर 9। ठीक है, ये मास है, तो 2/9 आ जाएगा ये। तो देखो सबसे ज़्यादा किसका है? इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, उसके बाद है प्रोटॉन का, उसके बाद क्या है? अल्फा पार्टिकल, देन ये है हमारे पास
बेरिलियम का, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.2, ठीक है। ये 0.5 होगा और ये 0.2 है। तो अब देखिए सबसे ज़्यादा किसका आया है, E/m रेशियो, इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा आया, उसके बाद आया है प्रोटॉन का। मैं बस यहाँ पर इसलिए देती हूँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। E/m रेशियो का ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है इसका, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का, देन प्रोटॉन का, उसके बाद अल्फा पार्टिकल का, उसके बाद किसका है, बेरिलियम 2 पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेलेक्ट विच वन हैज़ मैक्सिमम E/m रेशियो। अब देखो पहला है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, सेम जैसे हमने यहाँ पर क्या है, रिलेटिव मास हम देखेंगे और रिलेटिव चार्ज। तो E/ रेशियो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 और मास होगा 1/1837, तो ये आ जाएगा 1837। नेक्स्ट हमारे पास अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के लिए हमने अभी देखा 0.5 आएगा। नेक्स्ट देखिए आपके पास है लिथियम, यहाँ पर ये आ जाएगा 3.7, 2 चार्ज है इसका, मास 2/7 आया है यहाँ पर। E/m रेशियो, तो सबसे ज़्यादा किसका आया है, इलेक्ट्रॉन का, सो करेक्ट आंसर इज ए। तो देखिए ये 2 क्वेश्चन है हमारे पास। पहला है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैनाल रेज। अब जिन बच्चों को पता है कि कैनाल रेज क्या होती है, किन पार्टिकल्स का कलेक्शन होता है, वही इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। जिनको नहीं पता कि कैनाल रेज में कौन से पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं या फिर नेगेटिव पार्टिकल होते हैं, जिनको ये नहीं पता है तो वो ये आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए कैनाल रेज, कैनाल रेज क्या होते हैं, एनोड रेज, ठीक है। और ये किसका कलेक्शन होता है, पॉजिटिव पार्टिकल्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। पहला है आपके पास स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक पता है ना, E/m रेशियो इज नॉट कांस्टेंट बट चेंज विद गैस फिल्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये बात सही होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रोटॉन है, यानी कि जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे वो अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होंगे। जैसे कि हाइड्रोजन है तो उसके लिए प्रोटॉन हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कैटायन होगा, नाइट्रोजन के लिए अलग होगा। तो अगर हम अलग अलग गैस फिल करेंगे डिस्चार्ज ट्यूब में तो उससे हमें अलग कैटायन मिलेगा और अलग कैटायन का अलग मास होगा, अलग चार्ज होगा, तो उससे E/m रेशियो बार बार चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट नहीं होता है, तो ये पॉइंट सही है। नेक्स्ट है हमारे पास इट रिमेन कांस्टेंट। तो देखो हमने अभी बात करी कि ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो बी वाला गलत हो जाएगा। रिमेन कांस्टेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। ये पॉइंट ये लिखा है कि जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसके अंदर अगर हम जो ये गैस है उसको अगर हम चेंज करें तब भी E/m रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो ये तो गलत बात है, क्योंकि अगर हम गैस को चेंज करेंगे तो जो E/m रेशियो है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास E/m रेशियो इज मैक्सिमम व्हेन चार्ज प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब इज हाइड्रोजन। तो ये बात भी सही है, ठीक है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसका जो मास है यानी कि जो चार्ज है वो 1 होता है, ठीक है, प्रोटॉन के लिए, और मास भी 1 होता है। तो स्पेसिफिक चार्ज क्या आएगा, 1। तो ये बड़ा ही है, क्योंकि आपने ऑर्डर भी देखा था अभी। ऑर्डर क्या था, इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा था, उसके बाद प्रोटॉन का था, फिर अल्फा पार्टिकल का था, उसके बाद क्या था हमारे पास क्वेश्चन में, शायद बेरिलियम था, ठीक है। तो ये ऑर्डर था, तो इसके हिसाब से ही जो प्रोटॉन है उसके पास मैक्सिमम E/m रेशियो होगा। नेक्स्ट है हमारे पास E/m रेशियो इज 9.58 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम फॉर हाइड्रोजन गैस। अब देखो यहाँ पर kg नहीं है, ठीक है। E/m रेशियो कैसे निकालेंगे हम, E/m। E क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई 1.627 इंटू 10⁻27 kg है ये, ठीक है। इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे
ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, देखो ये केजी है, ठीक है, 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होगा, ठीक है। और 1 ग्राम में कितना केजी हो जाएगा, 10 की पावर 3। तो यहाँ पर 10 की पावर 3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा 9.58 इंटू 10 की पावर 4 कूलम पर ग्राम फॉर हाइड्रोजन गैस। सो ए, सी और डी तीनों सही हैं और सेकंड वाला हमारे पास पॉइंट गलत हो गया। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि जो लोएस्ट है उसको पहले लिखेंगे हम। फॉर दी वैल्यूज ऑफ E/M रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो हमने अभी देखा था कि जो ये ऑर्डर था वो क्या था, पहले इलेक्ट्रॉन का था, फिर प्रोटॉन का, उसके बाद किसका था, अल्फा पार्टिकल, देन कोई भी जो बेरिलियम था वो होगा। लेकिन यहाँ पर जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन के पास चार्ज 0 होगा और जो मास है वो 1 होता है, ठीक है। तो E/M रेशियो हो जाएगा इसका 0/1 यानी कि 0। तो ये सबसे लोएस्ट है। तो देखो पहले यहाँ पर दे रखा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का तो सबसे ज़्यादा है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर न्यूट्रॉन, तो इनमें से सही है, देखो कौन सा सही है, इसमें सबसे ज़्यादा किसका है, इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अल्फा बता रखा है तो ये भी गलत हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद प्रोटॉन का होना चाहिए, फिर अल्फा पार्टिकल और सबसे कम किसका है, न्यूट्रॉन का, ठीक है। सो करेक्ट आंसर आया यहाँ पर डी। यहाँ पर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना था, सबसे कम किसका है, न्यूट्रॉन का, देन अल्फा पार्टिकल का, देन प्रोटॉन का, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो करेक्ट आंसर आएगा आपका डी। तो अगला सवाल देखिए, और कैथोड रेस द वैल्यू ऑफ E/M रेशियो, ठीक है। हमें इनमें इनकरेक्ट बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। अब देखो कैथोड रेस क्या होती हैं, कैथोड रेस इलेक्ट्रॉन का कनेक्शन होता है, ठीक है, नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं इनके अंदर। पहले आपके पास इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ कैथोड एंड द गैस फील्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये पॉइंट सही है कि इनमें चाहे कोई भी गैस फील्ड हो, सब में से इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे, नेगेटिव पार्टिकल्स। तो इसीलिए E/M रेशियो कांस्टेंट रहता है। E/M रेशियो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता, तो ये पॉइंट सही है। अगला है E/M रेशियो इज कांस्टेंट, तो वही बात है, चेंज नहीं होगा तो ये कांस्टेंट ही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास रेशियो की वैल्यू बताई है -1.75 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है। E क्या होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है, नेगेटिव साइन में। और मास क्या होगा यहाँ पर 9.1 इंटू 10 की पावर -31 होता है केजी में, लेकिन ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 10 की पावर 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि जो मास है वो ग्राम में आ जाए। वो पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने शायद आपको यहाँ पर -3 बता दिया था, है ना, तो यहाँ पर -3 नहीं आएगा, क्योंकि जब हम केजी को जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि 10 की पावर -3 से, ठीक है। उसको करेक्ट कर लेना आप। तो इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम, ठीक है। अब देखो ये अप्रॉक्सीमेटली मैंने इसको लिखा है, लेकिन करेक्टली यही आता है, ठीक है। 1.75 इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम। तो ये वाली जो पॉइंट है, ये थर्ड वाला, ये भी सही है। नेक्स्ट है E/M रेशियो ऑफ कैथोड रेज इज लोएस्ट व्हेन हाइड्रोजन इज फिल्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो जो E/M रेशियो होता है कैथोड के लिए, कैथोड रेज के लिए, वो चेंज होता ही नहीं है, चाहे कोई भी गैस फील्ड हो उसमें, ठीक है, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कोई भी गैस हो, सबके लिए E/M रेशियो कैथोड रेज में सेम आता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल सब में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ही होंगे, ठीक है। चाहे कोई भी गैस हो, उनमें सब में नेगेटिव पार्टिकल हमेशा इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो इनकरेक्ट कौन सा है आपका, डी, ठीक है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर आएगा आपका डी, क्योंकि इसमें हमको इनकरेक्ट ही बताना था। अगला है आपका क्वेश्चन,
द स्टडी ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज क्या है? इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन है, नेगेटिव पार्टिकल्स का, ठीक है। स्टडी ऑफ कैथोड रेज दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेज शो। अब देखो, जब कैथोड रेज की हमने स्टडी की, उनमें हमने क्या देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी ना कैथोड रेज की, जब हमने स्टडी करी जब, तो पहला पॉइंट दे रखा है आपको, अल्फा पार्टिकल आर हैवियर देन प्रोटॉन। तो देखो अल्फा पार्टिकल की तो बात ही नहीं करी थी जब हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब टॉपिक पढ़ा, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल फॉर्म ऑफ मैटर कंटेन इलेक्ट्रॉन। तो ये बात सही है, चाहे कोई भी गैस हो, ठीक है, कुछ भी एलिमेंट हो, सब में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो ये पॉइंट सही है। अगला है आपके पास ऑल न्यूक्लियाई कंटेन प्रोटॉन। तो देखो यहाँ पर जब कैथोड की बात हो रही है, कैथोड रेज की बात हो रही है, जो कैथोड रेज है वो इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव पार्टिकल की बात होनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर जो सी पॉइंट है इसमें प्रोटॉन की बात कर दी गई, तो प्रोटॉन का तो कोई रोल ही नहीं था, तो ये गलत पॉइंट है। नेक्स्ट है आपके पास E/M रेशियो इज कांस्टेंट। तो देखो जो कैथोड रेज है, ये बात तो सही है कि E/M रेशियो कांस्टेंट है, लेकिन ये कैथोड रेज की स्टडी से हमें पता नहीं चला था, ठीक है, ये तो हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी बाद में। बेसिकली कैथोड रेज की जब हमने स्टडी करी, उससे हमें ये पता चला था कि चाहे हम कोई भी गैस लें, उन सब में कॉमन पार्टिकल क्या निकल रहे थे? इलेक्ट्रॉन के, सॉरी, कॉमन पार्टिकल, नेगेटिव पार्टिकल क्या निकल रहे थे? इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका बी। जब हमने कैथोड रेज की स्टडी की तब हमें पता चला कि जो एक पार्टिकल होता है नेगेटिव पार्टिकल, उसका नाम होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बेसिकली हमने इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर बात की थी, E/M रेशियो की बात नहीं करी गई, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखना। कुछ बच्चे क्या करेंगे, डी वाला ऑप्शन करेक्ट कर देंगे, टिक कर देंगे, या फिर कहेंगे कि यहाँ पर तो मोर देन वन ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर मोर देन वन ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि E/M रेशियो तो हमने बस ऐसे ही प्रॉपर्टीज देखी थी, बाद में देखी थी, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन का पता चल गया था। ये सब डिस्चार्ज ट्यूब के जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब हमें E/M रेशियो का कोई भी हमको अंदाज़ा नहीं था कि E/M रेशियो के बारे में हम कुछ टिप्पणी दे सकते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट E/M रेशियो। अब देखो E/M रेशियो मतलब चार्ज अपॉन मास, ठीक है। हीलियम के लिए हो जाएगा 2/4, यहाँ पर आ जाएगा +1 चार्ज है, मास आएगा 4। हाइड्रोजन एटम है ये, यहाँ पर चार्ज 0 है, ठीक है, ये न्यूट्रल है, और मास इसका 1 है, और यहाँ पर देखो चार्ज 1 है और मास भी 1 है, तो अल्टीमेटली क्या आएगा? E/M रेशियो 1। तो सबसे ज़्यादा किसका है? H पॉजिटिव का। सो करेक्ट आंसर इज सी। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है आपको, प्रोटॉन क्या होता है? H पॉजिटिव, ठीक है। H2 गैस होती है ना, उसको हम वोल्टेज, हाई वोल्टेज के साथ ऐसे डिस्चार्ज ट्यूब में रखते हैं, तो उसका ब्रेक हो जाता है ये बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक हुआ और H एटम मिल गया, ठीक है। और H एटम जब आयनाइज हो जाता है, H पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ठीक है। ये जो कैटायन है H पॉजिटिव, हाइड्रोजन का कैटायन, इसको ही हम बोलते हैं प्रोटॉन, ठीक है। और ये प्रोटॉन कैसे बना है? जब हाइड्रोजन का आयनाइजेशन हुआ, तो H पॉजिटिव होगा आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है मास ऑफ न्यूट्रॉन इज। अब देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पहली बात ये बताइए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन में कंपैरिजन नहीं करनी है, न्यूट्रॉन से करनी है कंपैरिजन। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की जगह न्यूट्रॉन लिख सकते हैं हम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/1837। मास ऑफ हाइड्रोजन की जगह क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ न्यूट्रॉन लिख सकते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब ये 1837 इस साइड जाएगा, तो ये क्या आएगा?
मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ये मैं इस साइड लिख देती हूँ, या फिर मैं इसको सही से यहाँ पर लिखती हूँ कि ये जो 1837 है ये इस साइड जाएगा, 1837 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इससे आपको ये पता चल रहा है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि जो न्यूट्रॉन का मास है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पर 37 देख लेंगे और इस वाले क्वेश्चन को टिक लगा देंगे, तो यहाँ पर आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पहला ऑप्शन सही होगा क्योंकि 1837 और 1840, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा आपका ए। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई पीछे वाला टर्म देखिए कि यहाँ पर 37 है, 14 को देख ही नहीं रहे इधर। ठीक है, यहाँ पर ऐसे गलत हो जाएगा आपका, तो पहला आंसर आपका सही आएगा, और ये तो बहुत ही दूर दूर तक गलत है ये तो। नेक्स्ट है विच हैज़ हाईएस्ट ई बाई एम रेशियो। ये तो आपको आराम से प्रैक्टिस हो गई होगी बढ़िया, ई बाई एम रेशियो हम कैसे निकालते हैं, किसका हाईएस्ट है, कौन सा ऑर्डर है। ठीक है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पर हीलियम है, यहाँ पर आएगा 2/4 आएगा। ठीक है, 1/2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिथियम है, इसमें 1 चार्ज है और 7 इसका मास हो जाएगा। बेरिलियम में देखिए 2/9 होगा ये, और हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो इसमें चार्ज 0 और 1 मास। सो करेक्ट आंसर आएगा आपका ए। ठीक है, हीलियम 2 पॉजिटिव के पास E/M रेशियो ज़्यादा है। सो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।